होगा। डिकोड प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स, विकसित भारत का विकसित वायर। को प्रेजेंटेड बाय मुथूट फाइनेंस, गोल्ड लोन, सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद JK स्मार्ट टायर, सेफ फ्यूल स्टे सेफ। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का पूरा विश्लेषण आपको दिखाएंगे। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि उन्होंने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराया था, इसीलिए उनके पीए की हत्या की गई है। पश्चिम बंगाल अपनी चुनावी हिंसा के लिए शुरू से बदनाम है और इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं होती रही हैं जब टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी का समर्थन करने वाले लोगों के साथ ऐसे ही हिंसा की है। आज बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हत्या ममता बनर्जी की हार का बदला लेने की कोशिश थी, और इससे आपको ये पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति कितनी खतरनाक हो चुकी है। आज अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता में उनके घर गए और घर पहुंचते ही उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि दीदी आप चुनाव हारी नहीं है। यानी वो नहीं मानते कि दीदी चुनाव हार गई हैं। ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं कि वो चुनाव नहीं हारी हैं, वो तो नैतिक रूप से जीती हैं। ममता बनर्जी की हार के बाद अब देश भर के ये विपक्षी नेता ये सोचने में लगे हैं कि अगले चुनावों में जब वो हारेंगे तो वो भी यही आरोप लगा सकते हैं कि वो हारे नहीं हैं बल्कि उन्हें हराया गया है। वो भी ये कह सकते हैं कि नैतिक रूप से तो हम जीत गए हैं, हमारी हार हुई नहीं है। ममता बनर्जी के लिए ये लड़ाई चुनावी नतीजों के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि ममता बनर्जी इस लड़ाई को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाना चाहती हैं। और वहां भी अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आया तो अब वो अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जाने की धमकी दे रही हैं। मतलब यह है कि अब वो भारत के लोकतंत्र को पूरी दुनिया में बदनाम कर देंगी। और आज ऑपरेशन सिंदूर को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे एक नई युद्ध नीति की शुरुआत की और इससे हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए क्या सीख है। आज पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि में लिखा था, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। आपकी स्क्रीन पर है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। इसका मतलब है जहां मन में कोई डर ना हो, जहां हर व्यक्ति सम्मान के साथ सिर ऊंचा उठाकर जी सके और जहां शिक्षा और ज्ञान पर सभी का अधिकार हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसे ही एक समाज की कल्पना की थी, लेकिन आज पश्चिम बंगाल की हालत देखकर उनकी आत्मा बहुत दुखी होगी, क्योंकि पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने डर और हिंसा के सहारे पश्चिम बंगाल में अपना एक छत्र राज चलाया है। सबसे पहले आपको 6 मई की रात 10:10 का वो सीसीटीवी वीडियो दिखाते हैं, जब पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम इलाके में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की खुलेआम सड़क पर हत्या कर दी गई। वो इस सफेद रंग की स्कॉर्पियो में बैठे थे और ये हमले से ठीक पहले की तस्वीरें हैं जो अभी आप देख रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनके घर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये उनकी सफेद रंग की स्कॉर्पियो है जिसमें वो बैठे हुए थे। यानी ये हत्या अचानक नहीं हुई, इस हत्या से पहले पूरी प्लानिंग की गई थी और इस पूरे इलाके की पहले रेकी की गई और हमलावरों को यह भी पता था
कि वो ठीक कितने बजे अपने घर पहुंचने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस के मुताबिक इस हत्या के लिए हमलावरों ने 2 से 3 दिनों तक उनके घर और उनके हर मूवमेंट को ट्रैक किया। यानी हो सकता है कि 4 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही इस हत्या की तैयारी शुरू हो गई हो। अब आपको बताते हैं कि 6 मई की रात 10:10 पर चंद्रनाथ रथ की हत्या कैसे हुई। पूरा घटनाक्रम जरा देखिए। 6 मई को 41 वर्ष के चंद्रनाथ कोलकाता से मध्यम ग्राम में अपने घर पहुंचने ही वाले थे कि ठीक उससे पहले सिल्वर कलर की एक कार ने उनकी सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी का रास्ता रोक दिया। उस समय चंद्रनाथ रथ अपनी गाड़ी की अगली सीट पर अपने ड्राइवर के बगल में बैठे थे। इनकी गाड़ी के रुकते ही 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 2 हमलावर उनके पास पहुंचे और पहले उनसे कुछ बात करने की उन्होंने कोशिश की और शायद ऐसा करके वो उनकी पहचान करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये व्यक्ति वही है जिसे हम मारने आए हैं या कोई और। चंद्रनाथ की गाड़ी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा का एक स्टिकर भी लगा हुआ था उनके आगे शीशे पर। इससे पहले कि चंद्रनाथ अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके इन लोगों को कुछ जवाब दे पाते, इन हमलावरों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और इसके साथ ही जिस कार ने रास्ता रोका उसका ड्राइवर भी अपनी गाड़ी से उतरकर चंद्रनाथ को निशाना बनाकर गोलियां चलाने लगा। तीनों हमलावरों ने कुल मिलाकर 10 गोलियां चलाईं और बहुत नजदीक से चंद्रनाथ रथ के सीने में 2 गोलियां और उनके पेट और हाथ में 1-1 गोली लगी। इसके साथ ही उनके ड्राइवर को भी 3 गोलियां लगी और हमलावरों ने 3 गोलियां चंद्रनाथ की गाड़ी पर भी चलाई। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और वो भी घटनास्थल पर पहुंचने लगे। इसके बाद तीनों हमलावरों ने अपनी कार को वहीं पर छोड़ दिया और मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो गए। कई और सीसीटीवी वीडियोस की जांच के बाद यह भी पता चला कि हमलावरों की ये कार दोपहर 3 बजे से ही इस इलाके में घूम रही थी। इसका मतलब है कि हमले से लगभग 7 घंटे पहले से ये अपराधी वहां पर चंद्रनाथ रथ का इंतजार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस कार का नंबर भी फर्जी है और इस कार का जो नंबर इस समय आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में रहने वाले एक आदमी का है और इसी नंबर को कॉपी करके हमलावरों ने अपनी गाड़ी पर लगा लिया। पुलिस ने आज इस हमले में शामिल 2 मोटरसाइकिलों में से एक को बरामद कर लिया है और वो आपकी स्क्रीन पर है, ये मोटरसाइकिल थी। अब देखिए पूरी प्लानिंग करके ये हमला कैसे किया गया, इस पर डीडी न्यूज के संवाददाता सौरभ दत्त ने उसी जगह से एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जहां पर यह हमला हुआ। मध्यम ग्राम के दोहारिया, यही वो इलाका है जहां बुधवार रात 10:10 पर चंद्रनाथ रथ के गाड़ी को रोका गया। इस गाड़ी से, ये जो सिल्वर कलर का गाड़ी है, इस गाड़ी से चंद्रनाथ रथ के गाड़ी को रोका गया और एक बाइक था जिस बाइक पर भी हमलावर थे और चंद्रनाथ रथ को कुछ पूछा। चंद्रनाथ रथ सामने, उनके जो सामने की जो सीट है उसमें चंद्रनाथ रथ बैठे थे, उनको कुछ पूछा। वो शीशा उतारने से पहले ही गोली चलाया गया। यहाँ पर जो गाड़ी है, जो सिल्वर कलर की गाड़ी जो खड़ी हुई है, इससे भी काफी सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। इसके भीतर कोल्ड ड्रिंक्स पाए गए हैं और जो फुटेज है उस फुटेज को भी देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। और जब शनिवार को शपथ ग्रहण होने वाला है उससे ठीक 2 दिन पहले इस घटना को अंजाम दिया गया। क्यों शुभेंदु अधिकारी के पीएस के ऊपर ये हमला हुआ, इस मामले के जड़ तक पहुंचना चाहती है पुलिस। देखना यही है कि कैसे इन सारी चीजों का गुत्थी सुलझता है। सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज मध्यम ग्राम। पुलिस के मुताबिक यह हमला लोकल बदमाशों की मदद से किया गया है और इन बदमाशों ने ही हमलावरों को इस इलाके की पूरी जानकारी दी थी। यानी इस इलाके के जो भी गुंडे थे, बदमाश थे, वो इस हमले में मिले हुए थे, शामिल थे। अब तक पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां से बांग्लादेश की सीमा सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और इस हमले के तुरंत बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक चश्मदीद गवाह ने बताया कि जब वो वहां पहुंचा उस समय चंद्रनाथ रथ के शरीर से खून निकल रहा था और तब तक वो जिंदा थे और इस जगह से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर एक अस्पताल है, लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया
तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। कुछ आवाज आया, बाजी तो फूटते ना, उस आवाज आया तो हमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ही एक आदमी चिल्लाया जो गोली मार दिया गया, 2 आदमी को गोली मार दिया गया। हमने बोला कहाँ पर गोली मार दिया गया? बोला वो देखो उधर कार में पड़ा है। तो हमने जल्दी से दौड़ के आके देखा एक स्कॉर्पियो, उसके सामने ऑल्टो कार ब्लॉक किया है और कार स्कॉर्पियो के अंदर 3 आदमी, एक आदमी रो रहा था, वो डर के मारे दरजा नहीं खुल रहा था कार का। तो हमने बोला जो दरजा खोल दो, डरो मत, हम है इलाका के रहता हूँ, तुम डरो मत, दरजा खोल दो। शायद वो ड्राइवर हमको पहचानता था, इसलिए वो हमको देख के दरजा खोल दिया। तो हमने देखा एक आदमी सामने, एक आदमी पीछे पड़ा है, गोली लगा है, खून निकल रहा था, लेकिन जिंदा थे। तो हमने ड्राइवर के सीट में जो बैठे थे उनको बोला जे अभी जिंदा है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, इनको बचाने का कोशिश करो, हम पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। हमने पुलिस को कांटेक्ट किया, 10 मिनट के अंदर आ गया पुलिस। जिस समय यह हमला हुआ उस दौरान चंद्रनाथ रथ अपने मोबाइल फोन पर अपने एक दोस्त से बात कर रहे थे और जब हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाईं तो एक गोली उनके फोन पर भी लगी और इस हमले के दौरान जो भी बातचीत हुई उसे चंद्रनाथ के दोस्त जो उस समय उनके साथ फोन पर थे, उनके ये दोस्त सब कुछ लाइव सुन रहे थे। यानी गोलियां जो चल रही हैं ये लगातार उनके दोस्त फोन पर ये सब कुछ लाइव सुन रहे थे। कल भी मेरे से वही बात हो रहा था, मैं भी कन्वेंशन सेंटर से हॉस्टल जा रहा था। वो कहा था मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनको मैंने फ़ोन किया, वो भी मेरे को फ़ोन किया। तो पहले कनेक्ट नहीं हुआ, फिर हम लोग शायद 10 बजे मोबाइल में है, तो उसी समय हम लोग बात कर रहा था। तो इन बिटवीन द कॉन्वर्सेशन मैंने 2-3 आवाज़ सुनी, लेकिन वो आदमी लोगों का आवाज़, कोई बुलेट या इस तरह की कुछ आवाज़ नहीं। तो मैंने सोचा कि क्रॉस कनेक्शन, फिर सोचा क्रॉस कनेक्शन नहीं है, क्या हो रहा है, शायद उनका कुछ हुआ है। तो मैंने फिर फ़ोन किया, रिसीव नहीं, फ़ोन मैंने काट दिया, फिर फ़ोन किया, रिसीव नहीं किया। फिर मैंने मैसेज किया कि तोर की शरीर खराब हो गया, वो भी रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन किया, तब एक आदमी फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम ही पिक्ड अप माई फोन एंड टोल्ड मी कि चंदू को गोली मार दिया गया। तो इट वाज क्वाइट शॉकिंग एट दैट मोमेंट। मैं तो कलकत्ता नहीं रहता हूँ, मैं सिलीगुड़ी से रहता हूँ। तो मैं तब उल्टाडांगा से हॉस्टल जा रहा था। मैंने लोकेशन पूछ लिया और शुभेंदुदा सोमिकदा को दिन मैंने इन्फॉर्म कर दिया गाड़ी से। किसी को कुछ पता भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं ऐसा हुआ। पश्चिम बंगाल की राजधानी के पास सोचिए ये सब कुछ हो रहा है राजधानी में, और ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि सड़क पर खुलेआम एक हत्या हो जाती है। अब आपको ये भी बताते हैं कि चंद्रनाथ रथ की हत्या करने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम्स के मुताबिक इन हमलावरों ने, ऐसा लगता है कि ग्लॉक 47 एक्स पिस्टल से यह हमला किया था। इस पिस्टल को ऑस्ट्रिया की एक कंपनी बनाती है और इस कंपनी का नाम है ग्लॉक GmbH, इसीलिए इसको ग्लॉक कहते हैं। और ये जो ब्रांड है ये पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है। ये जो पिस्टल है ये पूरी दुनिया में मशहूर भी है और बड़ी लोकप्रिय भी है। ये पिस्टल बहुत मजबूत और भरोसेमंद मानी जाती है और इसकी खास बात यह है कि इसका वजन बहुत कम होता है, 900 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है, इसलिए कहीं भी ले जाना इसे बड़ा आसान है और इस्तेमाल करने में भी ये पिस्टल बहुत आसान मानी जाती है। इस पिस्टल की एक मैगजीन में लगभग 17 गोलियां आ सकती हैं, यानी कि बिना रुके एक बार में इस पिस्टल से 17 गोलियां फायर की जा सकती हैं। इसीलिए दुनिया भर की कई स्पेशल फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और कई देशों की सेनाएं इसी पिस्टल का इस्तेमाल करती हैं। इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है, यानी इसे कोई खरीदना बड़ी बात नहीं है, किसी के लिए 1 लाख रुपए में मिल जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पिस्टल हमारे देश में प्रतिबंधित है, इस पर बैन लगा हुआ है। यानी अगर आपके पास गन का लाइसेंस है भी, गन लाइसेंस के बावजूद भी आप इस पिस्टल का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे देश में प्रतिबंधित है। तो फिर ये हमारे देश में आई कैसे? बड़ा सवाल यही है कि ये पिस्टल कोलकाता तक कैसे पहुंची, पश्चिम बंगाल की राजधानी तक कैसे पहुंची। इसका मतलब साफ है कि यह पिस्टल सीमा पार से आई है
और इसे स्मगल करके किसी दूसरे देश से यहां पर लाया गया है। तो कनेक्शन आप देख सकते हैं। ये जो बार बार हम घुसपैठियों की बात करते हैं, घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जाता है, वो क्यों उठाया जाता है? अपने पीए की हत्या को लेकर सुवेंदु अधिकारी ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि उन्होंने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को चुनाव में हराया, इसीलिए उनके पीए की यह हत्या की गई है। प्रशांत राज को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कन्विक्शन दिलाना। चंद्रनाथ रथ सुवेंदु अधिकारी के पीए होने के साथ ही उनके बहुत ही करीबी माने जाते थे और वो उनके चुनाव का भी काम संभालते थे। इस बार सुवेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, एक नंदीग्राम और दूसरा भवानीपुर। भवानीपुर सीट पर सुवेंदु अधिकारी के चुनाव का सारा काम चंद्रनाथ ही संभाल रहे थे और खास बात यह है कि इसी सीट से सुवेंदु अधिकारी के सामने ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी और ममता बनर्जी ये चुनाव हार गई। सुवेंदु अधिकारी के साथ काम करने से पहले चंद्रनाथ रथ 20 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में रहे। लगभग 7 वर्ष पहले वर्ष 2019 में जब सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हुआ करते थे, तभी चंद्रनाथ उनके साथ जुड़ गए थे। चंद्रनाथ रथ बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी उनका लगातार संपर्क बना रहता था। अब अपने 41 साल के बेटे की मौत से चंद्रनाथ रथ की मां पूरी तरह से टूट गई हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे को टीएमसी के बदमाशों ने तड़पा तड़पा कर मारा है, क्योंकि टीएमसी के नेता पहले से ही ये धमकी दे रहे थे कि 4 मई को नतीजे आने के बाद वो अपने विरोधियों को सबक सिखाएंगे। टीएमसी के नेता पहले से ही ये कहते आ रहे हैं कि 4 मई के बाद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए दिल्ली से कोई नहीं आएगा और उन्होंने यही करके दिखाया है। जब सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव में हरा दिया तो उनके बेटे की हत्या कर दी गई और चंद्रनाथ रथ की मां ने यह भी कहा कि उनके बेटे की हत्या करने वाले सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चंद्रनाथ की मां भले ही बांग्ला भाषा में बोल रही हैं आज, लेकिन उनकी बातें सुनकर आप एक मां का दर्द समझ सकते हैं। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। तो आज हम चाहेंगे कि पूरे देश को इस मां का दर्द समझना चाहिए। इस मां की क्या गलती थी? इनके 41 साल के बेटे की क्या गलती थी? और तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने इससे पहले हर चुनाव के बाद जो चुनावी हिंसा होती है उसमें न जाने ऐसे ही कितने परिवारों को वो उजाड़ते चले आ रहे हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि आपने भी ध्यान दिया होगा, चंद्रनाथ रथ की मां एक टीएमसी नेता की धमकी का जिक्र कर रही है। यहां पर वो बंगाली में बोल रही थी, आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि धमकी देने वाले टीएमसी के ये नेता हैं ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी। 27 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान
अभिषेक बनर्जी ने ही यह धमकी दी थी कि 4 मई के बाद वो अपने किसी भी विरोधी को नहीं छोड़ेंगे और ऐसे लोगों को दिल्ली से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा था कि इस काम की जिम्मेदारी वो खुद संभालेंगे। अब उनका ही बयान सुनिए। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। आपने देखा, पूरे देश को आज ये बयान एक बार फिर से सुनना चाहिए और इसी बयान के आधार पर अभिषेक बनर्जी से पूछताछ होनी चाहिए। ये बयान उन्होंने किस आधार पर दिया, उस समय इनके दिमाग में क्या बात चल रही थी, ये जो धमकी उन्होंने दी है किस आधार पर दी है, और ये धमकी साफ साफ ये बताती है कि उनकी मंशा क्या थी। एक बार मैं चाहता हूं कि आप फिर से सुनिए कि भारत के लोकतंत्र में, जिस पर हमें इतना गर्व होता है, जब हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमें अपने चुनावों पर गर्व है, हम कहते हैं कि हमारे देश की जनता अपनी मर्जी से अपने नेताओं को चुनती है वोट डालकर, ये वोट उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस वोट को लोगों को डराकर कैसे उनसे छीन लिया जाता है, एक बार आप फिर से सुनिए अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। साफ कह रहे हैं 4 तारीख की 12 बजे के बाद मैं देखता हूं कि किसकी कितनी ताकत है, मैं खुद इसकी जिम्मेदारी लूंगा और मैं ये देखूंगा कि ऐसे लोगों को दिल्ली से कौन बचाने आएगा। दिल्ली से मतलब ये बीजेपी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया है, बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, उन्हें खुली धमकी है कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसके बाद मैं आप सब लोगों को देख लूंगा और फिर ये देखता हूं कि आपको बचाने के लिए दिल्ली से कौन आएगा। और मैं फिर से ये कह रहा हूं, ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के आधार पर ही अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है। इस स्टेटमेंट के आधार पर ही अभिषेक बनर्जी से जरूर पूछताछ होनी चाहिए और अगर ठीक से पूछताछ उनसे की जाए तो पता चल जाएगा कि चंद्रनाथ का कातिल कौन है, इस पूरी हत्या की प्लानिंग कब हुई। और इस हत्या को देखकर यह लगता है कि इस हत्या की प्लानिंग तब हुई होगी जब ममता बनर्जी और टीएमसी ये चुनाव हार चुकी थी। उसके बाद यानी 4 तारीख की रात को ये प्लानिंग शुरू हुई होगी, जब ये तय हो गया कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ये चुनाव हार गए हैं और तब ये प्लानिंग हुई होगी। इसलिए आज ये बयान जो 2 बार आपको दिखाया है, ये पूरे देश को बयान याद रखना चाहिए। हमारे देश का जो मीडिया है, जो अभी तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के इन बयानों को, इस प्रकार की चीज़ों को इग्नोर करता आया है, एक बार तो ये संज्ञान लेना चाहिए कि ये बोल क्या रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले चंद्रनाथ के घर पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा और वहां के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, वो भी आप देखिए। चंद्रनाथ रथ सिर्फ 41 साल के थे और उनकी ये जो कुर्बानी है, इसे कुर्बानी ही कहा जाएगा। उनकी ये कुर्बानी और उनका ये त्याग बेकार नहीं जाना चाहिए और इस बारे में पूरी जांच होनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी के इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल आज यही उठता है कि क्या चंद्रनाथ रथ की हत्या की प्लानिंग चुनाव के नतीजे आने के बाद शुरू हो गई थी? ये तो पुलिस की जांच के बाद पता चल ही जाएगा कि चंद्रनाथ रथ की हत्या किसके कहने पर हुई और इसमें कौन कौन शामिल है। लेकिन आज जरा थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, अगर टीएमसी ये चुनाव जीत जाती, ममता बनर्जी ये चुनाव जीत जाती, अभिषेक बनर्जी ये चुनाव जीत जाते और उनकी फिर से सरकार बनती, तो वो
इन लोगों का क्या हाल करते। जरा कल्पना करके देखिए कि ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाती तो वो बीजेपी को, जिन लोगों ने वोट दिया, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, उन लोगों का क्या हाल करती। और फिर न जाने पश्चिम बंगाल में कितनी हिंसा होती, चंद्रनाथ रथ जैसे कितने ही लोगों की हत्याएं की जाती, कितने ही घरों को जला दिया जाता, कितने ही परिवारों को बर्बाद कर दिया जाता। मैंने कल भी ये कहा था और आज मैं फिर से कहता हूं कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को नॉर्थ कोरिया बनाकर रख दिया था। पश्चिम बंगाल बदनाम हो चुका था चुनावी हिंसा के लिए, और जब भी चुनाव हुआ करते थे पिछले 15 वर्षों में, ममता बनर्जी जब जीतती थी, जीतने के बाद सबसे पहले ममता बनर्जी के पार्टी के लोग, उनके गुंडे ये देखते थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता कौन कौन है, किस गांव में रहते हैं, बीजेपी को किस किस ने वोट दिया है, और फिर इनका पीछा किया जाता था। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो लोकल नेता हैं, चुनाव के नतीजे आने के बाद कई कई महीनों तक अपने घर नहीं जाते थे, कई कई महीनों तक अपने गांव नहीं जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि चुनाव के नतीजे आने के बाद जब बीजेपी हार गई है और ममता बनर्जी फिर जीत गई हैं, अगर वो अपने घर गए तो मार दिए जाएंगे। चुनाव के नतीजों के बाद आपने देखा होगा कितनी चुनावी हिंसा होती थी, कितने घरों को आग लगा दिया जाता था और चुन चुनकर उन लोगों को पकड़ा जाता था जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ वोट डाला है या फिर उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया है। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि पश्चिम बंगाल भारत का नॉर्थ कोरिया बन चुका था। हैरानी इस बात की है कि ये सब कुछ हमारे देश में 15 साल से चल रहा था, लेकिन कभी किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, और जिन लोगों ने आवाज उठाई उन्हें भी अपने अपनी तरीके से इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और अभी तो ममता बनर्जी की इस हार को सिर्फ 3 दिन हुए हैं और अब उनके ही नेता उनसे दूरी बनाने लगे हैं, यानी सच्चाई इतनी जल्दी सामने आने लगी है। 6 मई को जब ममता बनर्जी ने अपने विधायकों की, अपने नए विधायकों की बैठक बुलाई तो उसमें 80 विधायकों में से 10 विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचे। पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री मनोज तिवारी ने यह दावा किया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट देने के लिए टीएमसी ने उनसे भी 5 करोड़ रुपए मांगे थे। मनोज तिवारी का आरोप है कि इस बार कम से कम 70 से 72 उम्मीदवारों ने टीएमसी की टिकट के लिए 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं, यानी टीएमसी ने अपने टिकट बेचे हैं। उनका कहना है कि ममता बनर्जी की हार से उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पूरी पार्टी ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मनोज तिवारी ने 5 मई को टीएमसी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक वो ममता बनर्जी की सरकार में खेल मंत्री थे। सोचिए, ममता बनर्जी की सरकार में अभी तक जो खेल मंत्री था व्यक्ति, वो उनके बारे में ये बात कह रहा है, और वो कहते हैं कि जब वो खेल मंत्री थे तो उनके पास चाय और बिस्किट खाने के अलावा और कोई काम नहीं था। मतलब उन्हें काम नहीं करने दिया गया और नाम का मंत्री बनाकर उनको रख दिया गया था, बाकी उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। শুধুমাত্র চা থেকে বিস্কিট খাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে। কেন এটা অনেক দুঃখর সাথে বলতে হচ্ছে, তাই আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন কি আমি এই 5 বছর কি ফেস করেছি এই স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে। এর ছাড়া একটা কথাই বলবো, যেটা ভগবান করে সেটা ভালোর জন্যই করে। আর এই যে দুর্নীতিগ্রস্ত যে সরকার, তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, সেটা তারা প্রাপ্য। কেন তারা মানুষের জন্য কাজ করেনি, তারা শুধু নিজেদের জন্য কাজ করেছে। না করে দিল। যখন আমি প্রস্তাবটা নিয়ে গেলাম তখন ক্যাবিনেট মিটিং এর পর উঠে গিয়ে ওনার কাছে সামনাসামনি বলে দেব, দিদি এই বিষয় আছে। কিন্তু একদিন আমার মনে পড়ছে, ক্যাবিনেট মিটিং শেষ হওয়ার পর আমি যেই উঠে গেলাম সেখানে আমাকে বলল कि আমার কি আর কোনো কাজ নেই। मनोज तिवारी ममता बनर्जी की सरकार के जो खेल मंत्री हैं, वो कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर। कह रहे हैं कि 5-5 करोड़ रुपए में उन्होंने टिकटें बेची हैं। ये भी कह रहे हैं कि पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और ये भी कह रहे हैं कि मुझे खेल मंत्री तो बना दिया लेकिन मुझे कभी काम नहीं करने दिया। मनोज तिवारी के बारे में आज आपको जरूर जानना चाहिए। मनोज तिवारी कौन है? मनोज तिवारी पहले क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं। जो लोग हमारे देश में क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो मनोज तिवारी को जरूर जानते होंगे। मनोज तिवारी बंगाल की तरफ से भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले हैं। मनोज तिवारी आईपीएल में लगातार खेले हैं।
दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेले हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेले हैं, किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेले हैं और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से भी खेले हैं। यानी आईपीएल के एक बड़े मशहूर खिलाड़ी मनोज तिवारी रहे हैं और मनोज तिवारी ने भारतीय क्रिकेट टीम में भी वो खेले हैं। अब आप सोचिए, एक इंटरनेशनल भारत का खिलाड़ी जो भारतीय क्रिकेट टीम में खेला है, आईपीएल में खेला है, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला है, उस खिलाड़ी को ममता बनर्जी ने अपनी टीम में तो ले लिया, मतलब अपनी पार्टी में ले लिया, खेल मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज वही मनोज तिवारी, वही खिलाड़ी आज ममता बनर्जी की पोल खोल रहा है। अब ममता बनर्जी की अपनी ही पार्टी में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अंदर ही अंदर बड़े खुश हैं। ममता बनर्जी ने भी अभी हाल ही में ये कहा है कि वो जानती हैं कि उनके अपने ही कई लोगों ने उन्हें धोखा दिया है। वो ये जानती हैं कि उनके अपने ही कई लोग ये चाहते थे कि ममता बनर्जी हार जाएं और उसका कारण ये है कि ममता बनर्जी के अत्याचारों से सभी दुखी थे, जिनमें ये मनोज तिवारी भी शामिल हैं। और धीरे धीरे आप देखिएगा मनोज तिवारी की तरह और भी कई बड़े बड़े नेता टीएमसी के धीरे धीरे या तो सामने आएंगे सार्वजनिक रूप से और या फिर पार्टी को छोड़ देंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी ने नए विधायकों की मीटिंग बुलाई, उसमें भी कई विधायक नहीं पहुंचे। अब देखिए, इसका एक और जो पक्ष है वो ये है कि ममता बनर्जी की हार के बाद अब देश भर के बड़े बड़े विपक्षी नेता ये सोचने में लगे हैं कि अगले चुनाव में जब ये नेता भी हारेंगे तो आगे चलकर वो भी यही आरोप लगा सकते हैं कि वो हारे नहीं हैं बल्कि उन्हें हराया गया है। इस समय हमारे देश में जो विपक्षी नेता हैं वो वैसे तो ईवीएम पर दोष डालते ही अपनी हार का, लेकिन ममता बनर्जी पूरा नया ड्रामा किया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। वो हारी नहीं है, वो जीती हैं, उन्हें ज़बरदस्ती हराया गया है। तब से बहुत सारे विपक्षी दलों को ये लगने लगा है कि ये तो एक नया तरीका मिल गया। अब जब वो भी चुनाव हारेंगे तो वो जनादेश को मानने से इनकार कर देंगे और वो कहेंगे कि नहीं, हम तो जीते हैं, हमें जानबूझकर हराया गया है। तो आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता में उनके घर गए और घर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने कहा कि दीदी, आप चुनाव हारी नहीं हैं। You fought very well. नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता। लेकिन आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। तो ये ममता बनर्जी का घर है कोलकाता में और यहाँ आपने देखा होगा तस्वीरों में अखिलेश यादव एक शॉल लेकर गए थे। सबसे पहले उन्होंने शॉल उड़ाकर ममता बनर्जी का स्वागत किया और उन्हें कहा कि आप बहुत अच्छा चुनाव लड़ी और आप हारी नहीं हैं। ममता बनर्जी भी यही सुनना चाहती थी, वो भी यही कह रही हैं कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे तो ज़बरदस्ती हराया गया है और इसीलिए वो अब भी ये कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और वो आज भी अपने आप को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर ही देख रही हैं। अब विपक्षी नेता इस हार से दुखी होने की बजाय असल में काफ़ी खुश हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के कंधे पर बंदूक रखकर अब वो अपने वोट चोरी के मुद्दे को फिर से आगे बढ़ा सकते हैं। ममता बनर्जी ने एक बड़ा अच्छा बहाना उन्हें दे दिया। अब आगे चलकर कोई भी विपक्षी नेता जब चुनाव हारेगा तो वो यही कहेगा कि वो हारा नहीं है बल्कि उसे हराया गया है। यानी अब विपक्षी नेताओं के पास अपनी हार को छिपाने के लिए एक अच्छा बहाना होगा कि वो वोटों से नहीं हारे हैं, वो जनादेश को स्वीकार करने से इनकार कर देंगे और वो ये कहेंगे कि चुनाव में भले ही हमें हरा दिया गया है लेकिन हम नैतिक रूप से हमारी जीत हुई है। और कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि असल में जनता ने उन्हें वहां से भगा दिया है, असल में जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, जनता ने उन्हें हराया है। अब देखिए, ये कोई बात नहीं कर रहा, ममता बनर्जी ये नहीं कह रही कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ही उन्हें हरा दिया। वो सारा दोष मोदी सरकार पर डाल रही है, मोदी पर डाल रही है और ये अच्छा बहाना उन्होंने दे दिया। अब सारे विपक्ष के जो नेता हैं अब जब चुनाव हारेंगे वो भी यही कहेंगे कि जनता ने नहीं हराया हमें, हम तो जीत गए हैं
और जीतने के और इस बहाने वो अदालतों में जाएंगे, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जनता को भटकाएंगे। ममता बनर्जी भी अब यही कह रही हैं कि चुनाव में धांधली को लेकर उनके पास पूरा मटेरियल है और पूरा सबूत है कि कैसे उन्हें हराया गया। ममता बनर्जी के लिए ये लड़ाई चुनाव के नतीजों के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि वहां से तो ये लड़ाई शुरू हो रही है। वो इस लड़ाई को अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहती है और वहां भी अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आया, जो कि नहीं आएगा, तो वो अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जाने की धमकी दे रही है। वो कह रही है कि अगर यहां मेरे पक्ष में फैसला नहीं आया तो अब मैं अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जाऊंगी। अब आप सोचिए कि हमारे देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ। कल्पना कीजिए, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अब ममता बनर्जी उसी लोकतंत्र को पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहती हैं। इसके लिए ममता बनर्जी चाहें तो राहुल गांधी से भी आज कुछ टिप्स ले सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पास दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र, भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत की संवैधानिक संस्थाओं और भारत के चुनावों को बदनाम करने का अच्छा खासा अनुभव है। वो चाहें तो अगली मीटिंग राहुल गांधी से कर सकती हैं। ममता बनर्जी ने ये सारी बातें 6 मई को अपने विधायकों के साथ जो उन्होंने बैठक की थी उसमें कही है कि वो इस हार को स्वीकार नहीं करेंगी, वो अदालत में जाएंगी और यहां भी कुछ बात नहीं बनी तो अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उठाएंगी। ममता बनर्जी असल में इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं, जबरदस्ती कह रही हैं कि वो जीती हैं, हारी नहीं हैं। वो ये सब कुछ इसलिए कर रही हैं ताकि पश्चिम बंगाल में उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे, क्योंकि वो तो अब तक डिप्रेशन में चले गए होंगे। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि टीएमसी हार सकती है, तो उनका मनोबल बना रहे इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से काडर आधारित रही है। उनकी जो टीएमसी पार्टी है ये भी काडर पर आधारित पार्टी है। अगर काडर निकल गया तो पार्टी खत्म, और अगर ममता बनर्जी का काडर खत्म हो गया तो पार्टी तुरंत खत्म हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में जब 2011 में सीपीएम चुनाव हारी, इतने वर्षों के दशकों के बाद, तो सीपीएम का पूरा काडर समाप्त हो गया और उनके जो लोग थे वो तुरंत टीएमसी में शिफ्ट हो गए। वही काडर टीएमसी में आ गया। पहले वो पश्चिम बंगाल में सीपीएम के लिए काम करते थे, फिर तुरंत टीएमसी के लिए काम करने लगे। और पश्चिम बंगाल में यही परंपरा रही है, जैसे ही सरकार बदलती है ये काडर भी शिफ्ट हो जाता है। ममता बनर्जी के शासनकाल में यही काडर बदमाशी करने लगा, लोगों को परेशान करने लगा, पैसे की उगाही होने लगी, ब्लैकमेलिंग होने लगी, लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया, लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। और ममता बनर्जी ये सब होने देते रही क्योंकि इससे उन्हीं को फायदा हो रहा था। और पिछले 15 वर्षों में धीरे धीरे पूरे पश्चिम बंगाल में डर का माहौल बना दिया गया। पश्चिम बंगाल को नॉर्थ कोरिया की तरह बना दिया गया। अब ममता बनर्जी का यही काडर बीजेपी में जाने को आतुर है और वो बीजेपी में कभी भी जा सकता है, क्योंकि वो समझ गया है कि ममता बनर्जी कमजोर हो चुकी हैं और टीएमसी का अब कोई भविष्य नहीं। इसलिए ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार करने की बजाय वोट चोरी और धांधली का आरोप लगाकर अपने काडर का मनोबल बढ़ाने में जुटी हुई हैं और लगातार अपने काडर से कह रही हैं कि ये लड़ाई अब शुरू हुई है, इसलिए आप लड़ते रहिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति तो आपने देख ली, ये खूनी राजनीति है, हिंसा से भरी हुई है, खून से भरी हुई है। बदले की आग में यह राजनीति जलती रही है। लेकिन इस समय तमिलनाडु में भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि इस बार हार गए, एम.के. स्टालिन ने ममता बनर्जी की तरह अपने जनादेश को चुनौती नहीं दी। उन्होंने ममता बनर्जी की तरह तमिलनाडु की जनता को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने इस हार को स्वीकार कर लिया और ना ही उन्होंने ये कहा कि मुझे तो जानबूझकर हराया गया है। वो चुपचाप हार को स्वीकार करके जनता के बीच में आ गए और बहुत ही शालीनता के साथ अब वो इस हार को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो इस समय सबसे बड़ी पार्टी है टीवीके के अध्यक्ष विजय को सरकार बनाने का पूरा मौका मिलना चाहिए और डीएमके अगले 6 महीने तक विजय की इस नई सरकार को कोई चुनौती नहीं देंगी। लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं एम.के. स्टालिन की कि देखिए राजनीति में ऐसे ही लोग होने चाहिए। वो ये कहते हैं कि विजय को नई सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए और ये भी कह रहे हैं कि डीएमके उनके काम में रुकावट नहीं बनेगी, 6 महीने तक उन्हें हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी का समर्थन करे और खुद ये कहे कि भाई इनकी सरकार बननी चाहिए, इन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग राजनीति को ऊपरी स्तर पर समझते हैं वो तो आज एम.के. स्टालिन की तारीफ करेंगे, लेकिन असल में ये जो उन्होंने किया है इसके पीछे स्टालिन की एक बहुत बड़ी चाल है। वो बड़े पुराने नेता हैं,
राजनीति की गहराइयों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो जानते हैं कि फिल्म स्टार विजय को ना तो राजनीति का अनुभव है, ना ही संगठन चलाने का अनुभव है और ना ही प्रशासन का अनुभव है। सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। उन्हें पता है कि विजय ने पार्टी तो बना ली, चुनाव भी जीत गए, मुख्यमंत्री भी बन ही जाएंगे, लेकिन सरकार चलाने का अनुभव कहां से लाएंगे? और स्टालिन की ये सारी उम्मीद विजय की इसी राजनीतिक अनुभवहीनता पर टिकी हुई है और वो जानते हैं कि विजय को पहले मौका दिया जाए, विजय बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाएंगे क्योंकि विजय को सरकार चलानी आती नहीं, एक्सपोज हो जाएंगे और फिर वापस हम ही आएंगे। और शायद इसी अनुभवहीनता की वजह से विजय अभी तक तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटा नहीं पाए हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति उनके जीवन में कभी आई ही नहीं। आज तमिलनाडु के राज्यपाल ने विजय से कह दिया है कि उनके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं है, इसलिए वो पहले अपने बहुमत का समर्थन पत्र लेकर आए, पहले पूरी लिस्ट लेकर आए कि कितने विधायक उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। विजय की पार्टी को इस बार 108 सीटें मिली हैं। ये सीटें तो बहुत अच्छी हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस है और विजय की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए यानी सरकार बनाने के लिए कम से कम 118 विधायकों की आवश्यकता है। कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने की घोषणा पहले ही कर दी है, लेकिन उसके पास सिर्फ 5 विधायक हैं। इन 5 विधायकों को मिला भी लिया जाए तो विजय के पास तब भी 113 विधायक ही बनते हैं, जबकि चाहिए 118। लेकिन अब भी 5 और विधायकों की आवश्यकता है। अब ये 5 विधायक विजय कहां से लाएंगे? क्या डीएमके को तोड़ेंगे? एआईएडीएमके को तोड़ेंगे? विजय को समर्थन देने के कांग्रेस के फैसले से अब डीएमके अपनी पार्टनर कांग्रेस से नाराज हो गई है। आज डीएमके की बैठक में कांग्रेस के इस फैसले की निंदा की गई। डीएमके ने कहा कि कांग्रेस को यह जीत गठबंधन के कार्यकर्ताओं की मेहनत से मिली है, डीएमके की वजह से मिली है, और जैसे ही विजय जीते कांग्रेस ने खुद ही कह दिया कि उन्हें हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस गठबंधन के धर्म का पालन नहीं कर रही। और यह भी वैसे अजीब सी बात है, कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ चुनाव लड़ती है और चुनाव में जब विजय की पार्टी बहुमत के करीब आ जाती है तो कांग्रेस खुद ही बिना किसी से बात किए ये कह देती है कि हम विजय को समर्थन देंगे। इसीलिए कांग्रेस भरोसे के काबिल नहीं है। और वैसे ही जैसे आप देखिए, वैसे पहले ही चुनाव में विजय की बड़ी जीत के कुछ बड़े संदेश भी हैं। वो पहली बार चुनाव लड़े हैं और पहली बार ही जबरदस्त जीत उनके हाथ आई है। इसके कुछ संदेश भी हैं। उनका जीतना राजनीति में बदलते ट्रेंड का संकेत है। विजय की चुनावी जीत पुराने ढर्रे की राजनीति के लिए, पुराने स्टाइल की राजनीति और पुराने जमाने के नेताओं के लिए एक चेतावनी है, जिसे डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियां शायद समझ नहीं पाई कि जनता कुछ नया चाहती है। जनता उस पुराने जमाने की राजनीति और पुराने जमाने के नेताओं को देख देख कर थक चुकी है। ये उसी तरह का बदलाव है जैसे नेपाल में कुछ समय पहले हुआ। पुराने तौर तरीकों से राजनीति करने वाले नेताओं और राजनीतिक दलों को खारिज करके नेपाल के वोटर्स ने एक रैपर बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री बना दिया। दुनिया में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं कि कोई एक ऐसा नया चेहरा जिसके पास ना तो चुनाव का अनुभव हो, ना प्रशासनिक अनुभव हो, ना ही राजनीति की पृष्ठभूमि से आता हो, और वो पहली ही बार में सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाए। वर्ष 2019 में यूक्रेन में ऐसा हो चुका है। तब वहां के वोटरों ने परंपरागत राजनीति करने वाले नेताओं और पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया और एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बना लिया जो एक कॉमेडियन था, और उनका नाम है जेलेंस्की। जेलेंस्की एक टीवी सीरियल में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक आदर्श स्कूल टीचर का किरदार निभाते थे टीवी पर, और उसके बाद वो लोकप्रिय हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और यूक्रेन के लोगों ने उन्हें ही राष्ट्रपति बना दिया, उन्हें चुन लिया। 2013 में दिल्ली की जनता ने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बिल्कुल नए चेहरे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया। यह अलग बात है कि बाद में अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बहुत निराश किया। वर्ष 2023 में अर्जेंटीना में भी ऐसा ही हो चुका है, जहां टीवी पर अक्सर आर्थिक विषयों पर अपनी राय रखने वाले एक अर्थशास्त्री हावियर मिलेई को लोगों ने राष्ट्रपति बना दिया, राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया। ऐसे लोकप्रिय और गैर राजनीतिक व्यक्तियों को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाकर जनता को यह उम्मीद होती है कि जो काम पुराने नेता नहीं कर पाए वो काम ये लोग कर पाएंगे और ये जनता की तकदीर को बदल देंगे। 80 के दशक में भारत में असम के छात्र आंदोलन से निकले प्रफुल्ल कुमार महंत इतने लोकप्रिय हो गए थे कि छात्र नेता से वो सीधे असम के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन आज
वो कहीं नहीं है। राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी ऐसे ही कुछ चेहरे हैं। इमरान खान पहले क्रिकेट खेला करते थे, बहुत लोकप्रिय थे। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं। लेकिन इन दोनों में खास बात यह है कि ये रातों रात वहां पर नहीं पहुंचे। इसके लिए उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की। राजनीति में उतरने से पहले ट्रंप एक बहुत सफल बिजनेसमैन थे। इमरान खान अपनी क्रिकेट की लोकप्रियता के दम पर राजनीति में उतरे, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में इमरान खान को लगभग 22 साल लग गए। तो तमिलनाडु में विजय हों, नेपाल में बालेंद्र शाह हों, यूक्रेन में जेलेंस्की हों, ऐसा लगता है कि वोटर्स ने राजनीति में पहले से पुराने स्थापित नेताओं को एक संदेश देने के लिए इन्हें चुना। और संदेश यह है कि जनता का गुस्सा बहुत तेजी से ऐसे लोगों को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा सकता है जिनके पास शासन का कोई अनुभव ना भी हो। अब विजय के सामने पहली चुनौती सरकार बनाने की है और दूसरी चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो राजनीति में वो जितनी तेजी से ऊपर आए हैं, तमिलनाडु की जनता उतनी ही तेजी से उन्हें वहां से उतार भी देगी। लेकिन एक बात पक्की है कि जब वो अपनी शुरुआत करेंगे, शुरुआत में उन्हें तमिलनाडु की जनता से बहुत प्यार मिलेगा और फिर ये देखते हैं कि वो उस प्यार के मापदंडों पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। लेकिन जो नेता जनता से कट ऑफ हो जाते हैं, जो नेता ज़मीन पर उतरने से इनकार करने लगते हैं, जो नेता अपने एयर कंडीशनड दफ्तरों पर या सिर्फ सोशल मीडिया पर राजनीति करते हैं, उन सारे नेताओं के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है विजय का इस तरह से चुने जाना कि जनता बदलाव की तरफ देख रही है। लेकिन जो नेता और जो पार्टियां गंभीर राजनीति करती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं, उनके लिए जनता बार बार उनको चुनती है, उन्हें नहीं बदलती। असम में देखिए, असम के लोगों ने बीजेपी को फिर से मौका दिया। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में लोगों ने बीजेपी को मौका दिया। इससे पहले दूसरे राज्यों में बीजेपी को दोबारा मौका मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दोबारा मौका मिला। इसका मतलब यह है, और खास बात यह है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, ये ऐसे समय में हुए जब ईरान में युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया अस्थिर थी, पूरी दुनिया अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी कि आगे क्या होने वाला है। चारों तरफ अस्थिरता है। ऐसे में लोगों ने बीजेपी की सरकारों को चुना। यह अपने आप में यह बताता है कि अगर पुरानी पार्टी अपनी जनता का ध्यान रखे, अच्छी योजनाएं बनाए, जनता के साथ जुड़े रहे, तो जनता उन्हें बार बार मौका देती है। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उनके लिए फिर जनता विजय जैसे बिल्कुल नए उम्मीदवारों को शीर्ष पर पहुंचा देती है। आज ऑपरेशन सिंदूर को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। अब हम आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी कुछ याद दिलाना चाहते हैं, लेकिन समय हो गया, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने पूरी दुनिया को क्या सिखाया। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, क्योंकि ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। आशीर्वाद के हर 10 किलो पैक पर 80 रुपए कैशबैक और 5 किलो पैक पर 40 रुपए कैशबैक। पैक के सामने दिया गया QR स्कैन कीजिए, पैक खोलिए, प्रोमो कोड पाइए और कैशबैक ले जाइए। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित भारत।
आज ऑपरेशन सिंदूर को 1 वर्ष पूरा हो चुका है, इसलिए आज आपको ये बताना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे एक नई युद्ध नीति की शुरुआत की और इससे हमारे लिए क्या सीख है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया और इस ऑपरेशन के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने एक न्यूक्लियर पावर यानी परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान के 11 मिलिट्री बेसेस नष्ट कर दिए और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। वरना परमाणु संपन्न देशों पर इस तरह के हमले करने की कोई देश सोचता भी नहीं था, इसे बड़ा खतरनाक माना जाता था और कोई इतनी हिम्मत नहीं करता था। पर परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान पर हमने ऐसे हमले किए जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आज एक वीडियो जारी किया गया है भारतीय सेना ने जो किया है, सबसे पहले आज आप वो देखिए। India will identify, track and punish every terrorist and their backers. और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अब 4 पॉइंट्स में समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने और दुनिया ने क्या सीखा। पहला, युद्ध में अब मिसाइल्स और ड्रोन सबसे महत्वपूर्ण हथियार बन गए हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इन्हीं से लड़ा गया। दूसरा, पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल का जवाब सिर्फ मजबूत इच्छा शक्ति और ताकत से ही दिया जा सकता है। तीसरा, युद्ध शुरू करना तो बहुत आसान है लेकिन इसे खत्म करना बहुत मुश्किल है और दुनिया की कोई सेना ये कर नहीं पाई। अमेरिका की सेना भी ये नहीं कर पाई, रशिया की सेना भी ये नहीं कर पाई। और चौथा, पाकिस्तान से अब और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि अब पाकिस्तान की अमेरिका के साथ भी बहुत नजदीकियां बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ऐसे पहले भी बहुत दुस्साहस करता आया है लेकिन इस बार आगे भी पाकिस्तान ऐसे दुस्साहस करने की कोशिश कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया और वो ये है कि हमें हर समय युद्ध के लिए तैयार रहना है। और ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, ये खत्म नहीं हुआ है बल्कि ये जारी है और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। ये पाकिस्तान पर है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान पर उस रात ये हमला कैसे हुआ था, जरा याद करके देखिए। पहला हमला 6 और 7 मई की रात लगभग 1 बजे हुआ। भारतीय सेना ने सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने नष्ट कर दिए थे। लगभग 100 आतंकवादी मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने हमारे 15 शहरों पर हमला किया लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी को नाकाम कर दिया। हमला नंबर 2 8 मई को रात 2 बजे से सुबह 4 बजे के बीच हुआ। पाकिस्तान ने लेह से लेकर गुजरात सीमा तक लगभग 1000 ड्रोन से 36 स्थानों पर हमला किया लेकिन भारतीय सेना ने 98% ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। इसके बाद भारत ने जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के रेडार्स, उनके एयर डिफेंस सिस्टम सब कुछ नष्ट कर दिया। तीसरा हमला 9 मई की रात 10:30 बजे शुरू हुआ जिसमें पाकिस्तान ने हमारे देश में 26 जगहों पर हमला करने की कोशिश की और इसके बाद भारत ने अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल्स फायर की और ड्रोन से उन्होंने हमले किए और पाकिस्तान के 11 एयरबेस और कई एयरक्राफ्ट नष्ट कर दिए। और फिर 10 मई को दोपहर 3:30 बजे पाकिस्तान ने भारत से युद्ध विराम का हाथ जोड़कर अनुरोध किया और पाकिस्तान के अनुरोध को स्वीकार करके भारत ने युद्ध विराम कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। इसे आप भूलिएगा मत कभी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना डीपी बदलकर ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर लगाई है और अगर आप चाहें तो आप भी अपने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर की ये डीपी लगाकर हमारी सेना की इस अद्भुत वीरता पर
उनका समर्थन कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हमें आप पर गर्व है। एक और बात जो हमें नहीं भूलनी है वो ये कि पहलगाम का आतंकी हमला जो हुआ था उसे पूरा देश कभी नहीं भूल सकता, और वो जो तस्वीरें उस समय आई थीं उन्हें भी हम कभी नहीं भूल सकते। वो जो तस्वीरें हैं वो हमेशा आपको अपने दिमाग में याद रखनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ये वो तस्वीरें हैं, आप याद कर लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप इन्हें भूलने लगें, ये तस्वीर वापस आपके सामने आनी चाहिए। सुबह 6 बजे से आतंकवादियों ने उस दिन महिलाओं को छोड़ दिया था, लेकिन उनके सिंदूर उजाड़ दिए थे और कहा था कि जाकर मोदी से कह देना। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद हमने क्या किया पाकिस्तान के साथ, ये सब जानते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. आशीर्वाद के हर 10 किलो पैक पर 80 रुपए कैशबैक और 5 किलो पैक पर 40 रुपए कैशबैक। पैक के सामने दिया गया QR स्कैन कीजिए, पैक खोलिए, प्रोमो कोड पाइए और कैशबैक ले जाइए। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। और अब हम आपको डिकोड के आज के एपिसोड के कुछ व्यूज दिखाना चाहते हैं। और आप देखिए आपकी स्क्रीन पर इस समय जो लाइव व्यूज हैं हमारे, वो दिख रहे हैं, जो कि 4 मिलियन है। ये नंबर कॉट यानी क्रोम OTT की लाइव ट्रैकिंग से हमारे पास आ रहा है, जो हमें हमारे रियल टाइम डिजिटल व्यूज बताता है। और जब मैंने आपको ये बात बताई है, इतनी ही देर में 4.1 मिलियन व्यूज आज के एपिसोड के हो गए हैं। हमारे दर्शकों में अगर हम जेंडर के आधार पर विभाजन करें तो हमारी जो व्यूअरशिप है डिकोड की, उसमें 73% लोग पुरुष हैं और 27% दर्शक महिलाएं हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं आज के हिसाब से आपको बताऊं तो लगभग 11 लाख महिलाएं, 11 लाख महिला दर्शक हमें आज का इस समय देख रही हैं, आज का एपिसोड वो देख रही हैं। एक समय था जब कहा जाता था कि न्यूज़ सिर्फ पुरुष देखते हैं, लेकिन महिलाएं भी न्यूज़ देख रही हैं, महिला दर्शक भी डिकोड के साथ जुड़ रहे हैं। ये एक नई परंपरा है, नई शुरुआत है और हम अपने देश की तमाम महिला दर्शकों का यहाँ पर स्वागत करते हैं। ये साफ संकेत है कि पुरुषों के साथ साथ अब महिलाएं भी न्यूज़ देखती हैं।
तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ और ना बहुत सोच समझ कर बोलें, क्योंकि हम जिंदगी में बहुत सी चीजें खो देते हैं, ना को जल्दी बोलकर और हाँ को देर से बोलकर। नमस्कार। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। आपका बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH